नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आपका सपना है कि गवर्नमेंट टीचर बनना है, चाहे हम सेंटर टीटी की बात करें, चाहे हम स्टेट टीटी की बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं, ईवीएस एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 32 की बात करेंगे। और सभी को पता है कि एनसीईआरटी के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं हर एक क्लास में आपको बता चुका हूं दोस्तों कि एनसीईआरटी की जो बुक 3rd से लेके 10th क्लास तक की है, अगर आपने इन सभी को बुक को अच्छे तरीके से रीड किया है तो सारे क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कर सकते हैं। आउट ऑफ 30 में से 25 प्लस आराम से रिलैक्स होकर ला सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी तैयार हो जाएंगे कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तंत्रिकी ऊतक, एप्थिलियमी ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक। और यूट्यूब स्टोरी मैंने क्वेश्चन भी यह पोस्ट किया हुआ था, कल नाइट की बात कर रहे हैं। तो कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? जिनका कमेंट था कि एप्थिलियमी ऊतक, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और दोस्तों, खुले जख्म में जो है कणांकुर ऊतक का निर्माण जो है पुनर्उत्तेजीकरण अवस्था के होने में सहायक होता है। इससे क्या होता है, उपरत्वचीर कोशिकाएं नए ऊतक में प्रवास करके घाव व वातावरण के बीच एक बांध का निर्माण करती हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक जो है शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? देखिए, जो हमारा शरीर कहते हैं शरीर को गर्म किया जाए या शरीर गर्म रहता है। देखिए, शरीर को जो एक बैलेंस मोड पर भी रहता है समान पर, ठीक है, अधिकतर गर्म ही रहता है हमारा बॉडी सिस्टम जो होता है। तो एक शरीर को गर्म रखने के लिए जो उत्तरदायी होता है वह वसामय ऊतक होता है, रोम होता है, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, संयोजी ऊतक होता है। जैसे हम देखें किसी एग्जाम में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तरदायी समझ लेते हैं कि ये उत्तरदायी हमारा ऐसा है, हमने जायसवाल कोचिंग सेंटर के माध्यम से पढ़ा, हमें अच्छा प्रिपरेशन करने को मौका मिला, ठीक है। तो उत्तरदायी ये समझ हो सकता है। और फिर निगेटिव उत्तरदायी भी होता है, मेरे साथ इसने किया था, इसका उत्तरदायी ये है, मैं फेल हो गया हूँ, इसका उत्तरदायी ये है, ठीक है। उत्तरदायी तो मतलब सभी लोग समझते हैं कि उसके ऊपर पूरा थोप देना, ठीक है। तो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी हमारा क्या कहलाएगा? वह होता है वसामय ऊतक की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, और एक बार वीडियो को दिल से अवश्य लाइक कीजिएगा। तीसरा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है और दिया भी गया है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई पूछा गया है। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूरॉन, कोशिकाएं की बात कर रहे हैं, गुच्छिका की बात कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई या यूनिट कौन सी कहलाती है? तो सभी लोग जानते हैं, हम न्यूरॉन की बात करेंगे। जी हाँ, न्यूरॉन ही तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक तथा रचनात्मक इकाई है। और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में निम्नलिखित 2 भाग होते हैं और कोशिका कार्य से दूर ले जाने का कार्य करता है। कोशिका जो है कार्य से दूर ले जाने का कार्य करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चौथा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न यह है कि संवेदना का चालन जो है शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? देखिए, जो संवेदना का चालन है, कहते हैं ना हमारी संवेदनाएं व्यक्त कीजिए, हम कहीं भी जाते हैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, ठीक है। तो यही जो संवेदना का जो चालन है, ठीक है, चालन शरीर के एक भाग से जो है दूसरे भाग में संयोजी ऊतक के द्वारा होता है, पेशी ऊतक के द्वारा, या दोस्तों एपिथीलियमी ऊतक के द्वारा, या तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। तो सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? संयोजी। कहते हैं ना, वह तो एक संयोग ही था, वह एक संयोग ही था, ऐसा संयोग मिला था। संयोग से जोड़ियां मिलती हैं, संयोग से एक्सीडेंटल होते हैं, ये हमारा मानना है कि संवेदना चालन और शरीर के एक भाग से दूसरे भाग किसके द्वारा होता है? वह संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। अब देखेंगे 5वां प्रश्न दिया गया है कि ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? आप लोग देखेंगे ऊंट में कुबड़ भी होता है, ठीक है। आपने ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखे होंगे तभी आप ये वीडियो को प्ले या क्लिक किया होगा, ठीक है। तो ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का, कंकाली ऊतक का, उपस्थित ऊतक का, या पेशी ऊतक का बना होता है, ठीक है। तो किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक की बात करेंगे। 6वां प्रश्न दिया गया है कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा की अधिकता के कारण, सुक्रोज की अधिकता के कारण, ग्लूकोज की अधिकता के कारण, या फिर आपके वसा ऊतक के कारण होता है। देखिए, मोटापा बहुत ही ज़्यादा, देखिए 2 चीज़ें हमारे आज के जो ट्रेंड करती है हमारे
युवाओं में हमारे ये ट्रेंड करता है बॉडी बिल्डर बनना, फिट रहना। और हमें देख के हमेशा जो पतले लोग हैं वो परेशान रहते हैं कि हमारा थोड़ा मोटे हो जाएं, थोड़ा बॉडी बिल्डर, थोड़ा एक ऐसा बॉडी हो कि हम 55 से 60 केजी तक फिर भी होना चाहिए। और जो मोटापा से भाई बहन गृहिणी परेशान हैं तो उनके लिए भी ये भी सोचते हैं कि यार कम से कम जो 80 से 90 वेट है उनका, वो सोचते हैं 70 से कम आ जाए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो होती हैं, यानी मोटापा किसके अधिकता के कारण होता है, क्या चीज़ें हम यूज करते हैं, तो वह होता है दोस्तों वसा ऊतक। मोटापा किसका अधिकता है कि वसा ऊतक जो है अधिकतर हो जाता है हमारे बॉडी में, जिसके लिए मोटापा होता है। दोस्तों कौन सा ऊतक का उदाहरण होगा, ऊतक का उदाहरण बताना, रक्त है, अमाशय है, यकृत है, मस्तिष्क है, सभी जानते हैं। ऊतक का एग्जाम्पल ओनली वन आपका रक्त की बात करेंगे, ब्लड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रक्त की बात कर रहे हैं। ऊतक टिश्यू की बात कर रहे हैं। देखिए किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। किसके कहते हैं, कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको ऊतक कहते हैं, और जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य भी करती हैं। अधिकांशतः ऊतकों का कार्य एवं आकृति एक समान ही होता है। ऊतकों का कार्य और आकृति, कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक में समान संरचना के कार्य होते हैं। 8वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो मोस्ट होते हैं वह कोशिकाएं पाई जाती है। तो मोस्ट जो कोशिकाएं होती हैं इनका नाम भी है मोस्ट कोशिका। यह संयोजी ऊतक में पाई जाती है, तंत्रिका ऊतक में पाई जाती है, पेशी ऊतक में पाई जाती है, ये दोस्तों रुधिर ऊतक में पाई जाती है। तो जो मोस्ट कोशिकाएं होती हैं वह हमारी संयोजी ऊतक में पाई जाती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, संयोजी ऊतक की बात कर रहे हैं, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम ये भी जान लेते हैं कि एक मस्तूल सेल ऊतकों के अंदर एक प्रकार का सफ़ेद रक्त कोशिका को संदर्भित करता है, और यह एक क्या होता है, यह एक ग्रेन्युलोसाइट है, और इसमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे जो है दाने होते हैं, और ये दाने क्या होते हैं, हिस्टामिन और हेपरिन से भरे होते हैं। क्योंकि आपका साइंस का चैप्टर चल रहा है, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। जी हाँ, जो हमारा फेफड़ा होता है, ठीक है, तो फेफड़े को ढकने वाला एक आवरण होता है। ठीक है, जैसे आपके अगर कुकर में ढकना हो तो कुकर का ढक्कन होता है, ठीक है, किसी को भी ढकना हो तो उसका ढक्कन होता है, वैसे ही फेफड़े को ढकने के एक आवरण होता है। उस आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं, सिरोसा कहते हैं, पेरिटोरियम कहते हैं, या प्लूरा कहते हैं। तो फेफड़ा को ढकने वाला एक आवरण है जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, सभी कमेंट करेंगे अगर आपको पता है। हम बात करें प्लूरा की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है, क्या है प्रश्न कि दांत का शिखर किसका बना होता है। जो देखिए हमारे जो दांत होते हैं, आप देखते होंगे ऐसे हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे दांत होते हैं वो दांत किसके बने होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। उपास्थि के, काइटिन के, एनामिल के, या डेंटिन के बने होते हैं। तो दांत के जो शिखर होते हैं जिससे हम कतरते हैं, जो भी भोजन है, ठीक है, करते हैं, तो दांत का जो, जैसे मान लीजिए ये आपका ये दांत हो गया, ठीक है, जो ये दांत का शिखर का भाग होता है ये किसका होता है, एनामिल का बना होता है। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों स्क्रीन पर है कि नाभिरज्जु दोस्तों क्या कहलाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, नाभिरज्जु की बात कर रहे हैं। प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, भ्रूणीय ऊतक है, रेशेदार ऊतक है, या इनमें से कोई नहीं। तो नाभिरज्जु क्या कहलाती है, तो वह प्रौढ़ संयोजी ऊतक कहलाती है। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। किसी जो जीवित देह है, देह यानी शरीर जो है जीवित हो, लेकिन उस कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया, नियोप्लेसिया कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवित देह, शरीर जीवित है लेकिन उसके अंदर जो कोशिका या ऊतक होते हैं उनकी मृत्यु या डेथ हो जाती है, अर्थात वह न्यूट्रोफिलिया कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। और सभी को एक बात है दोस्तों, सभी लोगों को नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है जायसवाल सर के माध्यम से, यानी हमारे माध्यम से, इस परिवार के माध्यम से आप लोगों को फ्री नोट्स मटेरियल पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराया जाता है। ये सारी क्लासेज होती है। टेलीग्राम चैनल पे जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर जायसवाल कोचिंग सेंटर, अपनी फैमिली जायसवाल सर को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी अब आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। बात करेंगे फेसबुक पेज, सर्च करेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, आनुवंशिक इकाइयां पूछा जा रहा है। क्रोमोसोम है, लाइजोसोम है, जीन है, ये दोस्तों हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे। तो आनुवंशिक इकाइयां क्या कहलाती हैं हमारी, सभी ऑप्शन दिए गए जीन।
दिखेगा सभी, देखिए सोम सोम सोम, लेकिन जीन एक अलग ऑप्शन दिया गया है, वही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर है कि जीन अवस्थित होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, राइबोसोम में होते हैं, या हरित लवकों में होते हैं। तो जीन दोस्तों कहाँ पर अवस्थित होते हैं, तो यह गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। अगर हम बात करें जीन है, जीन आरएनए का भाग है, डीएनए का भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, या यकृत का एक भाग है। तो जीन सभी लोग आज से आपको याद रखना है कि जीन एक डीएनए का भाग कहलाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। कहते हैं डीएनए टेस्ट होगा, वही आपका डीएनए की बात कर रहे हैं। 16वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि जीन का वर्तमान नाम वाले जो वैज्ञानिक हेल्डन हैं, जोहानसन हैं, गाल्टन हैं, या मेंडल हैं। तो जीन के वर्तमान यानी प्रेजेंट नाम वाले जो वैज्ञानिक है वह जोहानसन वर्ग की नहीं बात कर रहे हैं, हम जोहानसन की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। टोटल आपको पता है 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। 20 में से दोस्तों आपको 10+ स्कोर है, 12+ स्कोर है, 15 है, या 20-20 स्कोर है। सभी को जानते हैं 20-20 का बहुत बड़ा फैक्ट होता है। चाहे हम 20-20 बिस्किट खा लें, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चाहे हम IPL या 20-20 मैच देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सौंदर्य होता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है, 20 में से 20 करेंगे तो बहुत ही आश्चर्य और सौंदर्य हमें भी लगेगा कि आप लोग मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। इतनी गर्मी में आपको बता दे तो फैन कूलर सब कुछ ऑफ होता है। अगर मैं अपने वीडियो बना के एक बार दिखा दूं, वाकई में आप लोग हैरान हो जाएंगे कि किस मेहनत के बावजूद ये वीडियो बनता है, कितना पसीना निकलता है। क्योंकि अगर जो नॉइज और आवाज़ें आती हैं वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोग कितना डिस्टर्ब होते हैं। अगर पंखा चलेगा कितनी आवाज़ आएगी, भड़ा भड़ा आएगी, कूलर चलेगा तो उसमें आवाज़ आएगी, और एसी लगवाने की तो अपनी औकात ही नहीं है। ठीक है, इसलिए बस कोशिश करते हैं जो मेहनत पसीना है आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग अच्छा प्रिपरेशन करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दोस्तों कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है वह आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, या हम आरएनए की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, हर एक भाई बहन है गृहिणी का आप वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है। कोशिका में पाए जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की ही बात कर रहे हैं। 18वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, क्या है प्रश्न कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है आपके ल्यूवेनहॉक ने दिया, डाल्टन ने दिया, वाटसन और क्रिक ने दिया, या सॉल्क ने दिया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपके वाटसन और क्रिक ने दिया था। 19वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न यह है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, रक्त के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा, हार्मोन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। माता पिता के गुण उनकी संतानों के किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं दोस्तों, रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, किसके द्वारा होते हैं। तो माता पिता के गुण संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो वह दोस्तों गुणसूत्र के द्वारा जो है स्थानांतरित होते हैं। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 20वां प्रश्न है इस सेशन इस प्रैक्टिस सेट का, आपके स्क्रीन पर है। प्रैक्टिस सेट नंबर 32 चल रहा है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट देखने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच करना है, इसके बाद चैनल को विजिट करना है और प्लेलिस्ट चेक कर लेना है। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। बात करेंगे किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती। ऐसा वल्ली वन एक रीजन बताइए दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा रीजन आपको लोगों को लगता होगा कि माता पिता की सभी संतानें एक होती हैं लेकिन एक समान नहीं होती हैं। आनुवंशिक भिन्नता के कारण, वातावरण की भिन्नता में उपयुक्त दोनों। देखिए किस कारण के, देखिए आनुवंशिक विभिन्नता भी होती है और वातावरण की कुछ विभिन्नता भी हो जाती है। तो इन दोनों के कारण माता पिता की सभी संतानें जो हैं एक समान नहीं होती हैं, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और ये 20 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर 12+ है, 10+ है, 15+ है, या आप 20 है, सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तैयारी जारी रखें। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।